यासीन मुदस्सिर के सदक़े में जनाब मलिक सलमान रज़ा साहब को वोट देकर कामयाब करें और इंशाअल्लाह 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 सदका सरकार मदीना का और सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद व सहाबा का आपको किसी काम के लिए हंजरवाल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह मलिक सलमान रज़ा बारा की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। मलिक सलमान रज़ा बारा साहब एमपीए की स्टैंप इंशाअल्लाह आपके हर घर में एमपीए की स्टैंप होगी। आपको परमिशन होगी कि आप एमपीए की स्टैंप बनाकर अपने अपने घरों में रखें। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि आपको किसी काम के लिए हंजरवाल मलिक साहब के दहलीज पे जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका काम इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पे करवा कर पूरे पाकिस्तान की तारीख में जैसे कोई मॉडल इलाका बनता है, मॉडल हॉस्पिटल बनता है, हम हल्का पीबी 167 को मॉडल बनाकर बताएंगे कि ये हमारा एमपीए जो इंशाअल्लाह सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का मॉडल साबित होगा। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा उससे कि तशरीफ लाएं, दुआ ख्याल करवाएं। कोई एक आगे और दुआ ही करवानी जनाब। या अहद या वाहिद या मजूद या जवाद या बासित या रज़ाक या फता या करीम या वहाब या ज़ुल्तूल या गनी या मुगनी या अलीम या हकीम या हय्य या क़य्यूम या रहमान या रहीम या बदील समावात वल अर्द या ज़ुल जलाल वल इकराम या हनान या मनान नफ़इनी मिनका बिनफ़आत खैर तुग़नीनी बिहमन सिवाओ किन तस्तफ़्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त इन्ना फ़तहनाकुम फ़तहन मुबीना नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। या मेरे मालिक, या मेरे खालिक, या मेरे राज़िक, तुझे वास्ता है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का आज हम सब दोस्तों का यहाँ पे बैठना और जितनी इस मुल्क की बका के लिए जितनी तेरी पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ मेरे मौला, इसको कबूल और मंजूर फरमा। और मलिक खादिम बारा साहब को उनके बेटों समेत मेरे मौला नज़र बस से महफूज फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, मनाफ़ और हासिदीन के शर से महफूज फरमा। और मेरे मौला पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, पाकिस्तान की सलामती अता फरमा। और हम सब जितने दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो भी दोस्त बीमार है मेरे मौला सेहत कामला आजा अता फरमा, हम सब के रिस्क में इजाफा फरमा, तमाम तर परेशानियाँ दूर फरमा। और सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का मेरे मौला मलिक सलमान रज़ा बारा साहब को बहुत बड़ी लीड से कामयाबी कामरानी अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक सलमान रज़ा बारा साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब मलिक सलमान रज़ा बारा साहब। मलिक सलमान बारा, मलिक सलमान बारा, मलिक सलमान बारा। इस तरह ताड़ियां मारोगे तो पता चले गुलशन डोला ने नाला कितना प्यार करते हैं। मलिक सलमान बारा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु।
व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, बच्चों को मेरा सलाम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया का कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक महफ़िल सजाई। यकूब जट साहब का, जिन्होंने हमें दावत दी और अपने भी ख्यालात आप लोगों के सामने पेश करने का हमें मौका दिया। मैं अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, और वो अपनी कोशिश को अपनी आंखों से देखेगा। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या हमारे हालात बिल्कुल ठीक हैं। क्या जिस तरह बाहर किसी और ममालिक में बच्चों की फ्री तालीम होती है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, क्या उसी तरह पाकिस्तान में होता है? अगर 60 साल की उम्र के बाद कोई बुजुर्ग, उनको पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सेहत का हर तरह का उनका ख्याल रखा जाता है, क्या आज पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है? क्या इंसाफ हो रहा है? क्या हमारा थाना कल्चर बिल्कुल दुरुस्त है? अब सबसे पहले देखना है कि ताकत किसके हाथ में है। इन सबको ठीक करना किसने है? अल्लाह ताला ने तो कहा कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने क्या इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कोशिश की, इनके लिए अपनी ज़िंदगी में हमने किया क्या? आज पाकिस्तान से पहले हम सब मुसलमान हैं। हमें देखना है कि पूरी दुनिया में अभी हर चीज़ होने के बावजूद मुसलमान कमज़ोर क्यों हैं? ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है? हम वो मुसलमान हैं जो जंग बदर में चंद मुसलमानों ने जंग लड़ी और काफरों को शिकस्त दी। उसके बाद अपने अखलाक से, प्यार और मोहब्बत से, हर जगह से काफरों को शिकस्त देते आए। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम चलता रहा। पाकिस्तान बनाने की जो वजह पेश आई वो क्या थी? इंसाफ नहीं था। अमीर गरीब में फ़र्क था। एक निज़ाम कुछ और था, मुसलमानों के लिए निज़ाम कुछ और था। वहाँ पर कोई एक निज़ाम नहीं था जिसके लिए कोशिश की गई कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया जाए जहाँ पे उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आज तक हमारी अभी भी वही चीज़ें देखने को मिलती है कि जी पाकिस्तान के बड़े ज़्यादा मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। 75 साल हो गए यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जी पाकिस्तान बड़े ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसकी वजह क्या है? असल ताकत तो इमाम है, लेकिन हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्या हमारे फैसले गलत हैं? अगर ताकत अवाम है तो फिर फैसले भी गलत हुए। अगर इतनी देर से अगर पाकिस्तान आज भी कमज़ोर है, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, इन बच्चों की तालीम पूरी नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो कमज़ोरी हम में खुद हुई। इसको ठीक करना किसने है? सबसे पहले जो चीज़ समझने की है कि इसको ठीक करना किसने है। जो बंदा एक पार्लियामेंट के अंदर जाता है, एक शख्स एमपीए बनता है, उसका असल में काम क्या है?
क्या उसका काम ठेकेदारी करना है या पब्लिक पॉलिसी बनाना है? पब्लिक पॉलिसी क्या चीज़ है कि सबसे पहले अपने अवाम के मसाइल को देखा जाए कि उनके मसाइल क्या हैं। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं या बच्चों के बारे में सोचा जाए कि इनकी तालीम के बारे में क्या करना। अगर बीमारियां ज़्यादा होती जा रही हैं मुल्क के अंदर तो उनके बारे में सोचना कि हमें क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए आगे। जिंदाबाद। और इसके लिए वो शख्स चाहिए जो एक पढ़ा लिखा हो, इन चीज़ों को जानता हो कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, तो उसकी असल मसाइल उसके है क्या, किस वजह से ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। और ये एक एमपीए का काम होता है पार्लियामेंट के अंदर जाके इस आवाज़ को बुलंद करे कि मेरे इलाके में ये चीज़ें, और उसकी नई पॉलिसी बना कर दे। हम यहाँ पर कोई भी शख्स आता है उसकी काबिलियत को देखे बगैर हम फैसला करते हैं कि जिसको हमने वोट देना है। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। अगर कोई शख्स बीमार हो तो वो मोटर मैकेनिक वाले के पास नहीं जाएगा कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं तो मेरी आंखें ठीक कर दो। वो सीधा जाएगा डॉक्टर के पास। हमारे जो मसाइल हैं हम ठीक करवा रहे हैं उन लोगों के पास जो इन चीज़ों को जानते ही नहीं कि इसके अंदर मसला है क्या और इसको ठीक करना किस तरह है। सबसे बड़ा मसला इस चीज को सबसे पहले हमने सोचना है कि मसला असल में आ कहाँ रहा है, कि क्या किस चीज में कमी, किस चीज में है। क्या हमारा जो नुमाइंदा पिछले जितने भी रहे हैं क्या उन्होंने हमारे लिए बात की असेंबली में, इन बच्चों की तालीम की बात की। अगर किसी भी दूसरे ममालिक में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो वो बच्चों की तालीम पे करते हैं, उनकी सेहत पे करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजिया उनकी तालीम और उनकी सेहत उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वो इस चीज़ को समझते हैं कि आने वाला जो कल होगा वो इन बच्चों के साथ होगा, और अगर इन बच्चों को ना पढ़ाया जाएगा और इनकी सेहत ठीक नहीं होगी तो जब ये जवान होंगे तो ये वही बीमारियां देखेंगे या इससे ज़्यादा बीमारियां देखेंगे। अगर ये तालीम याफ्ता अगर बचपन से नहीं होंगे तो बड़े होकर भी ये वही अनपढ़ जिंदगी गुजारेगी जो अभी अनपढ़ गुजार रहा है। रोज़गार नहीं। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप जाके डिग्री लें। हमारे अदारे खराब है, हमारे तालीमी इदारे जितने भी हैं उसमें आज हकीकत में तालीम नहीं दी जा रही, सिर्फ कमाई की जा रही है। कमाई किस चीज़ की? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमाई है कि बच्चा आए और इसकी अच्छी फीस होगी और पैसे कमाएंगे। जो पहले कभी उस्ताद हुआ करते थे कि जिनको शौक होता था कि हमारे बच्चे पढ़े, आज वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इन चीज़ों को जो ये मसाइल हैं इन चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है? क्या हम इस चीज़ को नहीं जानते कि जो अगर यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, अगर यूसीपी यूनिवर्सिटी है या इस तरह की लम्स यूनिवर्सिटी है, एफसी यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ पे तालीम है? अगर आपने जितनी भी बाहर तालीमी अदारे हैं अगर उनको देखें तो वहाँ तालीम से ज़्यादा टिकटॉकर हैं, वहाँ पे तालीम नहीं है। इन चीज़ों को, इन मसाइल को बेहतर करना किसने? और अगर इन चीज़ों को बेहतर करना है तो उसका फ़ायदा किसका होगा? हम सबका फ़ायदा है। जिंदाबाद।
हम सब मुसलमानों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी दीगर जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे बड़ा अगर मसला देखा जाए तो वो तालीम का है। उनको पता जिस दिन इन ममालिक में तालीम भी आ गई तो ये बहुत ताकतवर हो जाएंगे। इनको कमज़ोर करने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है कि इनकी तालीम को ख़त्म कर दिया जाए। इनके तालीमी अदारों में ऐसे ऐसे मज़ामीन लेकर आए जाएं जिनका ताल्लुक ही नहीं कि आगे हमने करना क्या। गुलिवर ट्रेवर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मिस्टर चिप्स, इनका ताल्लुक क्या है? हमने इनसे फ़ायदा क्या लेना है? इनके मज़ामीन में इनसे बेहतर था कि इसमें इस्लामी चीज़ों का इस्लामी मज़ामीन को लेकर आया जाता। और यही चीज़ इमरान खान कर रहा था पाकिस्तान में कि अपने तालीमी निज़ाम को वो तब्दील कर रहा था कि जो हकीकत में इन बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए उसके लिए सबसे ज़्यादा वो अपनी सोच को इस्तेमाल कर रहा था कि इन बच्चों को हकीकत में जो तालीम मिलनी चाहिए वो मिले। सेहत के लिए, सेहत और तालीम ऐसी चीज़ अगर किसी मुल्क के अंदर आपकी फ्री तालीम हो और फ्री आपका इलाज हो तो उसके बाद इंसान तरक्की की तरफ चलता है। अगर आपके मुल्क के अंदर ना तो तालीम है और ना ही सेहत है, ना ही रोज़गार है तो क्या होगा? चोरी होगी, डाके होंगे, यही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अगर किसी गरीब ने दुकान थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए खोल लिया, पुलिस आ जाएगी, उसको उठा के ले जाएंगे, किसी के डेरे पे जाके बैठ जाएंगे कि यार साडा मुंडा छड़ा दो। यही चीज़ें फिर ऐसा ऐसा दोबारा से चलती जाएंगी। सबसे पहले जो चीज़ देखनी है हमने वो ये है कि अगर इन सबरे मसाइल का हल क्या है कि जो बंदा हम जिस बंदे को वोट दे रहे हैं कि क्या वो असेंबली के अंदर जाके कुछ कर भी सकता है कि नहीं? हमारे लिए वहाँ पर कोई आवाज़ बुलंद भी कर सकता है कि नहीं, या खाली वहाँ पर जाके टेबल ही बजाएगा? मलिक सलमान बारा, मलिक सलमान बारा, मलिक खादम बारा, मलिक खादम बारा। यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल देखे होंगे, बहुत सी तकलीफ़ें देखी होंगी। अपनी ज़रूरियात को कम करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाई होगी। इसी तरह जो अभी नौजवान हैं वो अभी भी वही मसाइल देख रहे हैं। अगर 20 साल अगर कोई बुजुर्ग बैठा है और उसके बच्चे के दरमियान 20 साल का फ़र्क है तो बाप ने भी वही मसाइल देखे और बेटा भी आज वही देख रहा है। अगर उसके बेटे भी आज वो खामोश बैठे रहे तो उनके भी आगे बच्चे वही मसाइल देखेंगे और इससे भी बुरे मसाइल देखेंगे। लेकिन इसको ठीक किसने करना है? ठीक आवाम ने करना है कि सबसे पहले बंदा वो लेकर आए, चाहे उस शख्स को लेकर आए जो उसका अहल है, जो काम करना जानता है। मलिक कासिम बारा, मलिक कासिम बारा, मलिक सलमान बारा, मलिक सलमान बारा, मलिक खादम बारा, मलिक खादम बारा। अजियो आज मैं कराची के गवर्नर के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए पता चला कि जी इसके खिलाफ हज़ारों करप्शन के केसेस हैं, हज़ारों करप्शन के केसेस हैं और इश्तिहारी भी रह चुका है। और वो किस जगह पर बैठा हुआ है? गवर्नर सिंध। अब ऐसे ऐसे लोग अगर हमारी सुपरविजन कौन लोग कर रहे हैं? अब जो पीडीएम बनी हुई है, जमात, जरदारी, नवाज शरीफ, हमजा, जिनके ऊपर खुद इतने ज़्यादा केसेस हैं, जिन्होंने आप लोगों के टैक्स का पैसा, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमसे तो टैक्स ले लिया जाता है। और टैक्स लिया क्यों जाता है?
कि जी आपके बच्चे को हम तालीम देंगे, कानून के मुताबिक आपके बच्चे को तालीम देनी है, और उसके पैसे कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं? कि टैक्स से इकट्ठे हो रहे हैं। अगर कोई भी दुकान के अंदर से चीज़ लेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे नीचे लिखा होगा कि जी इंदा टैक्स भी दो नाल। हम तो वो चीज़ें दे रहे हैं, बदले में वो पैसा जागा रहा है। जितने भी ऊपर चोर डाकू बैठे हुए हैं वो सारा पैसा इकट्ठा करके या बाहर के मुमालिक ले जाते हैं जो खा हड़प जाते हैं, और हम खामोश बैठे रहते हैं। अगली बार फिर कोई आएगा और कहते हैं शेर एक दफे फिर मलक आदम मारा, मलक आदम मारा, मलक सलमान मारा, मलक सलमान मारा, मलक कासिम मारा, मलक कासिम मारा। ये हम सब का मसला है। अगर इसको हम सब ने मिल के इसके बारे में सोचा ना, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो इन हालात से गुजर चुके हैं। जो नौजवान पीछे खड़े हुए बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो किन किन हालात से गुजर रहे हैं। ये सामने भी बैठे हैं, इनको पता कि ये किस हालात से गुजर रहे हैं। और इनके सामने ये सामने बच्चे बैठे हुए हैं जिनको कुछ चीज़ का नहीं पता कि इनका आने वाला फ्यूचर कैसा है। वो बनाना किसने? जो आज बाकी सारे अवाम खड़ी हुई है, इन लोगों ने इनका मिल के फ्यूचर बनाना है। वो बनेगा कैसे? उस वक्त तक नहीं बनेगा जितनी देर तक इनके लिए कोई असेंबली में बैठ के बात नहीं करेगा। आज अगर सरकारी स्कूलों की हालत चेक करें तो वहां पर एक हर चीज होने के बावजूद वहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल में जाएं तो वहाँ पर एक उस्ताद बैठा होगा, वो अपनी तनख्वाह शायद कम लेता हो, सरकारी स्कूलों में ज़्यादा होती है। या बहुत अच्छा कोई स्कूल है या तो वो उससे भी ज़्यादा लेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती उस्ताद को? वहाँ पर एक माली अलग से बैठा होगा, घंटी बजाने वाला अलग से बैठा होगा। हर तरह की वहाँ पे सहूलियात होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे वहां पर नहीं जाते। उन चीजों उसमें देखना क्या है कि ये इसके अंदर कमजोरी क्यों है। बहुत से आज मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो आज भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं डालते, किसी और प्राइवेट स्कूल के अंदर डाल देंगे। अगर स्कूल के अंदर जाके ऐसा स्कूल के अंदर है, मसला क्या है कि जो बच्चे वहां पर भी नहीं जाते। उन चीजों को देखना होता है कि इन चीजों के अंदर कमी किस चीज की है, और उसके मुताबिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि ताकि अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल यहाँ पर हो, मेयारी स्कूल हो, तो किसी को क्या जरूरत है कि वो प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल कराए, इतनी फीसें जाके जमा करवाए। अगर किसी एमपीए ने इस चीज के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना तो हम किस चीज का उसको वोट देते हैं? कोई एक भी ऐसा शख्स, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसको कोई बीमारी नहीं। हर शख्स ऐसा है जो 30 ऊपर जाता है, कोई एक बीमारी लग जाती है। इसके बारे में पॉलिसी बनानी किसने? इसके लिए आवाज बुलंद करनी किसने? अगर ये हमारा काम है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो इन चीजों के बारे में सोचे और अपनी आवाज को बुलंद करे। ये गलियां, सड़कें, सीवरेज, मैंने हमेशा किसी भी जगह पर गया हूँ या इससे पहले अगर कोई मीटिंग अटेंड की है तो सबसे ज़्यादा आवाम का होता है कि यार मेरा 4-5 गटर ने नवे पवा दे, तो गली ठीक करवा दे, तो मैं तेन सारी गली साड़ी वोट देगी। उसको अल्लाह के लिए वोट देते हैं हम, क्या उसने अपनी जेब से पैसे लगाने होते हैं? इन कामों के लिए हर अदारा यहाँ पे मौजूद है। LWMC मौजूद है, वासा मौजूद है, टाउन मौजूद है, और उनका काम है ये काम करना।
क्या इनका काम है ठेकेदारी करना? जिस बंदे को एमपी हम लेकर आते हैं, वो आते हैं सबसे पहले ठेकेदारी का काम करते हैं, ठेके लेते हैं, आधे पैसे ठेकेदार रखता है, आधे पैसे खुद रखता है। और हम सब का मलक सलमान बारा, मलक सलमान बारा, मलक खादम बारा, मलक खादम बारा, मलक कासम बारा, मलक कासम बारा। हम सब का हक खा के चला जाता है। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वोट किसी को डालें तो सिर्फ एक बार जरूर सोचे कि यार ये इसका हक बनता है कि नहीं, ये हल है कि नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान के लिए वो ही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, और वो अपनी कोशिश को देखेगा। अगर कोई मजदूर है, मजदूरी करने जाता है तो उसे मजदूरी मिलती है, सारा दिन वो कोशिश करता है, उसको रात को मजदूरी मिल जाती है। तो लेकिन अगर हम अपना नुमाइंदा ऐसा लेकर आए जिसका काम ही करप्शन करना हो, आप लोगों का पैसा खाना हो, और अगली बार भी वो है हम कहें कि इसी को वोट देना है, तो हमारा मुस्तकबिल चेंज नहीं हो सकता, वही रहेगा। क्लैपिंग यार, क्लैपिंग। इस चीज को हम सब ने देखना है, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे कि अगर वोट, जब ये छोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। एक मुल्क के वजीर आजम को उठा के आप किसी और जगह पे बैठा सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आपके वोट में इतनी ताकत है। लेकिन हम अपने असल में वोट की ताकत को समझते ही नहीं। और इमरान खान इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे मसाइल को जब लेकर निकला, तो सारी की सारी जो करप्ट थी, जो जिनका काम ही करप्शन था, कि एक बार मेरी बारी, अगली बार तुम्हारी बारी, दोनों मिलके अवाम को खाएंगे, बाकी जो छोटे छोटे एक्टर हैं उनको भी साथ मिला लेंगे। यार थके पे ताड़ियां मार दो यार। मलक खादम बारा, मलक खादम बारा, मलक सलमान बारा, मलक सलमान बारा, मलक कासम बारा, मलक कासम बारा। ताया यकूब, ताया यकूब, हजिया। हमने सबसे पहले अपने इलाके का जो नुमाइंदा है वो देखना है वो कैसा है। और इमरान खान की सबसे ज़्यादा कोशिश है कि वो हर इलाके के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान लेकर आए जो उनके हक की बात कर सके, उनके हकूक़ की बात कर सके। और जब इमरान खान ने आवाज़ बुलंद की तो सारा करप्ट टोला उसके खिलाफ हो गया। वो इसी निज़ाम को बदलने के लिए निकला हुआ है, और हम सब ने मिल के उसका साथ देना है। अगर आज भी हम उसका साथ ना देंगे तो हमारे ऊपर वही होगा जिसकी हम इतने सालों से पहले भी कोशिश करते आ रहे। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। मलक खादम बारा, जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। मैं आखिर में आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खूबसूरत महफिल का मैं यकूब जट साहब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दिया, और मुझे जिस मकसद के लिए मैं निकला हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें मैंने आप सबके सामने रखी हैं, और मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मलक खादम बारा, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। मलक खादम बारा, जिंदाबाद। और यार बात गा दो। मलक खादम बारा, मलक खादम बारा। आज अपने गुलशन टोन का प्यार और मोहब्बत वहाँ लोग कितना ना लेगा। मलक खादम बारा, मलक खादम बारा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस महफिल दे विच दो चीज़ां सामने आईयां। ज़ाहिद कुरैशी साहब ने इस्लाम के बारे कुछ गल्लां कीतियां ने ते मलक सलमान रज़ा बारा ने तलीम के बारे कुछ गल्लां कीतियां ने। मेरे दोस्तों, हर जगह दे विच जदों बंदा किसी मकाम ते रहिंदा है ना, उहदे कोई तरीकाकार सूल भी हुंदे ने। असीं 1971 दे विच मलक शाह मोहम्मद मोहसन मुराद खालद दे नाल मैं रहा वा और 88 तक वो दोवें बंदे इन्हां पिंडां दे विच ही रहे हैं। असीं वोट भी मंगते रहे हैं। अज तक कोई बंदा खड़ा होके कह देवे कि मुराद खालद ने या मलक शाह मोहम्मद मोहसन ने कोई बेईमानी की होवे या कोई फ्रॉड किया होवे या कोई असैम्बली दे विच ऐसा कोई गलत काम किया होवे और उन्होंने खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। मेरे वो दोवें उस्ताद सन। काफ़ी देर तो असी पहले भी इलैक्शन लड़ते रहे हैं और इन्होंने साथियों के नाल आते रहे हैं। पहले तो इस्लाम के बारे में जो कुरैशी साहब ने दसिया कि इस्लाम ते हुकूमत ये दो भरा ने, इस्लाम ते हुकूमत। और इस्लाम जिहड़ा उनकी एक बुनियाद होंदी है ते हुकूमत जिहड़ी है वो उनका ख्याल रखती है। इस वक्त जो हालात पैदा हो गए ना, अगर इस्लाम कमज़ोर है तो उनका निगहबान जिहड़ा है ना वो फ्रॉड करे तो इस्लाम ज़ाया हो जाता है। दोवां चीज़ों के विच ताकत होनी चाहिए है। इस्लाम भी मजबूत होना चाहिए तो जेडे उनके रखवाले ने वो भी मजबूत होने चाहिए ने। जो हालात हुण चलते पे ने ना पाकिस्तान के, पहले तो चलो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया। उस तो बाद लियाकत अली खान शहीद हो गया। लियाकत अली शहीद होने तो बाद हुकूमत किंदी आई अयूब खान की। क्या लियाकत अली खान को बाहर के बंदे फरिश्ते कतल कर गए सर? उस वक्त भी ये भी हालात सन। जिन्होंने हुकूमत लैनियां होंदियां सन वो हुकूमतों के पिछों सोचते सन कि मरे तो मैं पिछे हुकूमत करा। चलो मार्शल लॉ आ गई। मार्शल लॉ तो बाद याया आ गया। याया ने दो पाकिस्तान के हिस्से सन वो खराब कर देते। एक हिस्सा रह गया, दूजा हिस्सा तो चला गया। हुण गल मुकसद मैं निबेड़ना पे जल्दी निबड़ जाएगी। दोस्तों, गल ये कि जदों याया आया तो याये को हुकूमत ना निकली तो याये ने अयूब खान बुला लिया तो उन्हें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बुला लिया तो भुट्टो साहब हुकूमत के विच आ गया। साढ़े जेडे 5 साल पहले गुजरे ना भुट्टो साहब के दौर के विच कानून भी उस वक्त बने ने, खुशहाली भी उस वक्त 10 पैसे किराया होंदा सी। असीं स्टूडेंट पढ़न जाने सां ते घरों 10 पैसे दे के मुल्तान भी चले जाने सां। यानी कि कुछ सहूलतां सन, तलीम वालों भी ते कारोबार वालों भी ते छुट्टियां वालों भी ते सनाती कार्ड वाले उस वक्त बने ते पासपोर्ट भी उस वक्त बनया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले जो 10 मरबे किसी की जमीन होंदी सी तो उनका पासपोर्ट बनता तो जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए ने उदों ये पासपोर्ट जोड़े ना 50 रुपए का पासपोर्ट बनया सी। उस वक्त लोग जोड़े ना साढ़े जिन्ने भी है सन बाहर चले गए। दूसरा दौर आ गया इनू ख़त्म करने वास्ते
जनाब ज़ियाउल हक साहब आ गए। उन्होंने 11 साल इस तरह गुजारे, ऐतां पढ़ियाँ, 90 दिन का वादा किया, लेकिन 90 दिन इलैक्शन को नहीं होए। वो फिर वो चीज़ां ही ना किसी को लैन के मुताबिक चलन दिता है। कम से कम 10 साल हुकूमत होवे, कोई भी बंदा बादशाह आता है वो पहले साल तो इस तरह ही गुजर जाते। ज़ियाउल हक आ गया। ज़ियाउल हक ने एक बंदा ऐसा पैदा किया है, जनाब नवाज शरीफ 1985 के वज़ीर आज़म बनाया गया। मेरी कोई गल समझ आती पई ना, मैं कर ध्यान रखा। 1985 तो लैके 2018 तक इस खानदान की हुकूमत रही है। चंद दिन पहले 90 के कुछ हुकूमत आ गई बेनज़ीर की, तो 1 साल ते 6 महीने इन्होंने हुकूमत कर दी। इन्होंने हुकूमत ही नहीं कर दी। उस बाद 93 हुकूमत आई, 96 तक बीबी रही, तो फिर भी इन्होंने 3 साल हुकूमत कर दी है। इन्होंने उस बंदे हुकूमत ही नहीं कर दी। हुण जिहड़ा बंदा राणा सनाउल्ला साहब आए, जो अजकल बड़ा TV च भी बोलते हैं, वो बीबी मरियम नवाज भी बड़ा बोलती है। ये राणे सनाउल्ला ने एक लफज बोलिया सी उस वक्त, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी च होंदा सी और फैसलाबाद की टिकट तो ये बंदे ने इलैक्शन जितया सी। उन्हें इस वक्त लफज बोलिया कि लाहौर च टैक्सी एक चली है, वो मन सिरे जाके ना टैक्सी फड़ी गई। मेरी गल्लां जरा याद रखी। ताड़ियां जी ताड़ियां। हुण उसे ओही बंदे सारे जो लटेरे आसफ साहब जिन्ने भी वजीर ने, मैनू एक बंदा भी दस दो कि जिहड़ा बंदे ने झूठ ना बोलिया हो। झूठां दे पलंदे, कोई कहता है मैं कपड़े बेच के महंगाई खत्म कर दियाँगा, कोई कहता है कि मैं जरदारी नूं भाटी चौक दे विच टंग देना है। हर चीज़ इन्होंने ड्रामे किए हैं, लेकिन असी लोग उन्होंने वोट देते रहे और जिन्होंने वोट देते रहे उन्होंने भी तलीम माशाअल्लाह उस वक्त मैट्रिक उत्ते नहीं हैगी। जिन्हें भी साढ़े नून लीग के बंदे इतने इलैक्शन लड़के गए ने, उन्होंने भी मैट्रिक तक तलीम रही है। जिन्हें दूसरे बंदे आए ने, उन्होंने भी मैट्रिक तक तलीम रही। और दूसरी गल ये कि अगर MPA किसी को टिकट दे ही देंगे ने, अगर उन्होंने टिकट मिल ही जाती है, तो जो असैम्बली के जाके सवाल करते ना कि जनाब मेरे इलाके के जिन्नियां सड़क बनने वाली ने, मेरे इलाके स्कूल की हालत खराब हैगी है, मैनू इन्होंने चीज़ों दी सहूलतां चाहिए ने, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पता की बोलता है, वो कहता है कि तेरी कात है वे MPA बनन दी, तू छे लोगों ने वोट दिते ने, तेन वोट नहीं दिते। मैं मेरी गल जरा गौर ना, जो असी हालात जो खराब होंगे ने, वो कहते हैं कि 6 वोट मिले, तेन वोट नहीं मिले। मैनू याद सी कि एक दफ़ा सरफराज मिल गया, MPA बनया, इन्हें 1-2 सवाल किए सन। उन्हें आख्या तेरे नालों मैं खंबे नूं टिकट दे देंदा तो खंबा भी हो जाना सी, चल पिछे हट। वो भी याद सारियां गल्लां। असी जो वोट देने ना, ये हालात नहीं देखते जिस तरह तुसी पिछले साल इलैक्शन होए ने 18 के हालात सन कि मलक करामत और नदीम बारा आ गए। और नदीम बारा एक ऐसा बच्चा आया सी, ना उन्हें कब्रस्तान छड्डिया, ना उन्हें गुरुस्तान छड्डिया, ना उन्हें स्कूल की ग्राउंड छड्डी है, उन्हें कब्जे करने शुरू कर दिते। ऐसा माशाअल्लाह कि बच्चा जो बड़ा तैयार होकर साढ़े इलाके आया, उन्हें इमरान खान का भी जो हालात सन वो भी खराब कर दिते। हुण आखिरी गल मैं ये करना चाहना कि जो हुकूमत जो इनकी इमरान खान की आ गई है,
ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਆਸਾ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਕਾਸਿਮ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਕਾਸਿਮ ਮਾਰੇ, ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਜਿਆ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਜਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਬਾਰੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਟੌਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਦੀ ਲੁੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 30 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਯਕੂਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਲਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ,
ਤਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਟੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਵਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨਿੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।